नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मित्र संजय रोकड़े आज एक सामयिक अपराधी की खबर लेके आया। उस अपराधी की खबर लेकर आया हूं जो तंत्र के लिबास में लिपटा है और नारी अस्मत का लुटेरा है। इसे आप और हम एक देह पिपासु शातिर के नाम से जान सकते हैं, पर इसका असल नाम जो है पंडित अशोक खरात है। पंडित अशोक खरात आजकल मीडिया में छाया हुआ है, पर उसके नाम के आगे से मीडिया कर्मियों ने पंडित हटा दिया है। अब वो रह गया है अशोक खरात। तो इस अशोक खरात ने तंत्र के लिबास में लिपट कर, मतलब कहने का साफ है कि सत्ता और धर्म की जो गठजोड़ है उसका जो नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इसने हमारी माँ बहन बेटियों के साथ जो सलूक किया है, कितनी बहन बेटियों के साथ में इसने रेप किया है, उसकी एक छोटी सी खबर या एक छोटी सी जानकारी मैं कुछ संचय करके आपके सामने लाया हूँ। तो आज बात करते हैं नारी अस्मिता के लुटेरे की, अशोक खरात की, पंडित अशोक खरात की। भारत में वैसे तो स्त्रियों की आबरू से खेलने और उसे तार तार करने का चलन कोई नया नहीं है। ये तो आदिकाल से ही होता आया है और महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार करते आए हैं हम लोग। कभी देवदासियों के नाम पर ब्राह्मणों ने हमारी माँ बहन बेटियों बहुओं की अस्मत लूटी, तो कभी जिस्मानी संबंध बनाकर उनके मनोबल को घटाया है। कभी जाति भेद के चलते उनकी अस्मत लूटी गई, कभी धर्म के चलते। एक लंबे अरसे से बलात्कार की संस्कृति हमारे समाज में चलती आ रही है, फल रही है, फूल रही है, और हम जैसे संस्कारवान लोग इस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। आज यही काम भगवा वेश में तथाकथित साधु संत भी कर रहे हैं। वे महिलाओं के साथ हिंसा करने में न केवल खुद को फक्र महसूस करते हैं, बल्कि इसे अपनी मर्दांगी का परिचायक भी मानते हैं। हिंदुस्तान में बलात्कार की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे अनेक जालिम और हौसी हुए हैं, जिनने न केवल महिलाओं के मनोबल को कम किया है, बल्कि उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाकर उनको बेजान भी किया है। हम यहाँ महिलाओं की आबरू लूटने के संदर्भ में आम बलात्कारियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन साधु संतों की बात कर रहे हैं जो चोले में, भगवा चोले में या साधु रूप धारण करके जो छिपे हुए हौसी है उनकी बात कर रहे हैं, उन हरामियों की बात कर रहे हैं। हरामी मैंने एक गैर संवैधानिक शब्द वापरा है या उसका प्रयोग किया है, पर करना बहुत जरूरी हो गया है। जो न केवल मानवता के भी विरोधी हैं, और वो समाज में इस तरह की अपराध को बढ़ावा भी दे रहे हैं और बलात्कार जैसी संस्कृति को वो अपना रहे हैं। हम यहाँ जो भी नाम बताने जा रहे हैं, ये भी स्त्री देह के साथ अनाचार करने के आरोपों में कभी अछूते नहीं रहे, अन्य आरोपों से कभी बचे नहीं हैं। इनके ऊपर भी स्त्री देह के साथ में शोषण करने का आरोप लग चुका है। इनमें सबसे पहला नाम मेरे जो जहन में आता है वो है सिंधी व्यापारी समुदाय से संबंध रखने वाले आसूमल का। इस आसूमल को हम सब बलात्कार के आरोपी आसाराम के रूप में जानते हैं और पहचानते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम याद बन पड़ता है वो है गुरमीत राम रहीम का नाम है, जो वो भी राजनीतिक संरक्षण में कितनी ही महिलाओं को बेआबरू कर चुका है, उनकी इज्जत लूट चुका है। ऐसे तमाम नाम हैं बलात्कार के आरोपियों के जिन पर आरोप लगे हैं। उसमें है चंद्रा स्वामी है, रामपाल है, परमांस नित्यानंद है, शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती भी है, उनके ऊपर भी बलात्कार के आरोप लगे हैं। स्वामी अमृत चैतन्य उर्फ संतोष माधवन, स्वामी रघुवंश पुरी, नित्यानंद स्वामी, स्वामी भीमानंद, और ये कश्मीरी पीर बाबा रहे हैं गुलजार भट्ट उर्फ सैयद गुलजार, ये भी महिलाओं की अस्मत लूटने के आरोप से बच नहीं पाए हैं। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वही जाने, पर इनके ऊपर भी आरोप लगते हैं और आरोपों में कुछ हद तक तो कुछ तो सच्चाई होती है। इस बात से कोई दुराभाव नहीं हो सकता, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। बहरहाल हम इस फहरिस्त में अब अशोक पंडित का जिक्र करते हैं। इस बलात्कारी संस्कृति का ये तो एक अदना सा मुलाजिम है,
पर इसने भी कोई कम खेल नहीं किए हैं, है ना। अशोक पर जो है महाराष्ट्र की महिलाओं से बलात्कार करने के, मतलब अनेक महिलाओं से बलात्कार करने के आरोप लगे हुए हैं, और इसने भी बड़ा तूफान, इस समय इसी के चलते महाराष्ट्र में बड़ा तूफान मचा हुआ है। बहरहाल ये पंडित अशोक की बलात्कार संस्कृति का ऐसा मामला है जो भारत में कहीं भी देखने को मिल जा सकता है, खासकर बाबाओं के बीच में। ऐसे बाबा जिन्हें आस्था के नाम पर बलात्कार करने का हुनर आता है, और वे कभी भी कहीं भी किसी भी महिला के साथ छेड़छानी कर सकते हैं, क्योंकि वो पंडित है, वो संत है, वो साधु है। वो एक चोले के अंदर बैठे हुए हैं, और उनके उस चोले में वो जितनी भी नाजायज हरकत करने का काम करते हैं वो करते हैं। दरअसल ऐसे बाबाओं में भगवा वेश धारण कर बलात्कार करने का जुनून बड़ी तेजी से पनप रहा है, और यही इनका सगल भी बन गया है। धर्म की आड़ में महिलाओं का सम्मोहन कर उनके साथ जबरन यौन संबंध बनाना इन बाबाओं की बाबागिरी आजकल बन गई है। जैसे कि हर साधु लगभग यही काम कर रहा है, ईश्वर का डर बनाकर धर्म की आड़ में जैसा चाहे वैसा घिनौना काम कर रहा है। पंडित अशोक कुमार एकनाथ खरात ने भी वही किया जो अब तक हमारे साधु संत करते आए हैं, चोले में लिपट कर। उसने भी कोई जुदा काम नहीं किया। इसने भी कालो जादू और टोने टोटकों का पूरा एक मायाजाल फैलाकर तांत्रिक हथकंडे अपनाए। मसलन रिमोट कंट्रोल वाले सांपों के अलावा लोमड़ी के कान, बाघ की खाल, पालिस के इमली के बीज जैसे तमाम नकली चीज़ों के सहारे इसने अपराध को बढ़ावा दिया, और इन्हीं नकली चीज़ों को या इन्हीं डरावनी चीज़ों को अपने बलात्कार की संस्कृति को या उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हथियार के रूप में अपनाया। इन सब वस्तुओं के साथ ही टोना टोटका भी करता था वो। इन सब वस्तुओं और कुकृत्यों के सहारे ही वो महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि वह इन डरावनी चीज़ों से ही सिद्ध रत्न बनाने का ढोंग भी करता था, और धर्म भीरुओं में डर भरकर उन्हें ऊंचे दाम में बेचता भी था। और इन्हीं के साथ में वो महिलाओं को अपने इन्हीं हथियारों के सहारे शिकारी बनाकर इस ईश्वर के भय को आगे रखकर महिलाओं को अपने सामने या पेश होने की पेशकश करता था। सच कहें तो वह एक तांत्रिक शिकारी ही है। जो पंडित अशोक खरात है ना, वो राजनीतिक संरक्षण में राजनेताओं के साथ में या राजनेताओं के दबाव प्रभाव, मतलब उनके ऊपर दबाव प्रभाव बनाकर वह इस तरह का ही काम करता था, और उसके पास टोने टोटकों का पूरा मायाजाल रचा बसा हुआ है। जिस तरह से तमाम पाखंडी धर्म की आड़ में अंधविश्वास का सहारा लेकर लोगों के साथ हिंसा करते हैं, वैसे ही इस पाखंडी अशोक पंडित ने भी रिमोट कंट्रोल वाले नकली सांप जैसी डरावनी वस्तुओं के सहारे अनेक पीड़ित महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, और मौका मिलते ही बारी बारी से उनकी अस्मत लूटने का काम किया। मज़ेदार तो बात यह है कि इस वहशी दरिंदे के आला दर्जे के वीआईपी भक्तों से भी संपर्क रहे हैं, रहेंगे। बाबा जो है, इस पाखंडी के वीआईपी भक्तों में से न केवल संबंध थे, बल्कि उनकी पूरी करतूतों के राज भी उसके पास में रखे हुए थे। काली करतूतों का राज कहीं खुल ना जाए, उस डर के चलते वीआईपी भक्त भी उससे डरे और सहमे रहते थे, और रहते हैं, घबराते हैं, खासकर महिलाएं। वीआईपी भक्त तो वीआईपी भक्त, राजनीतिक दलों से जुड़े नेता भी अशोक से डरे और सहमे और घबराए से रहते हैं। पंडित अशोक की 17 मार्च की गिरफ्तारी के बाद से उसमें कुछ बदलाव देखे गए। जो लोग डरे सहमे थे वे कुछ राहत महसूस करने लगे थे। इस राहत का कारण अशोक के एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आना भी हो सकता है। हालांकि इस बीच तथाकथित बड़े बड़ों से अशोक के संपर्कों का पर्दाफाश हुआ था। कह सकते हैं कि उसकी तमाम करतूतें बेनकाब होने लगी थी। मसलन राजनीतिक संपर्क और बलात्कार की तमाम हरकतें, सनसनीखेज कुकृत्य भी। दरअसल अशोक ने जिन बड़े बड़े नेताओं से संपर्क होने की बातें सामने आई, बड़े बड़े उन्हीं के चलते वह कानून कायदों को धत्ता बताकर अपनी सरकार और अपना राज भी चलाता रहा था।
बेखौफ और निडर होकर। ऐसा कोई कानून नहीं बचा जिसकी उसने धज्जियां ना उड़ाई हो, कानून का निषेध ना किया हो, उल्लंघन ना किया हो। पंडित अशोक ने सत्ता शासकों की कमजोरियों को हथियार बनाकर हर एक वो पैंतरा अपनाया जो मानवता के खिलाफ था। अशोक पर तो काले जादू के चलते नरबली तक के आरोप भी लगे हैं। वो काले जादू के सहारे ही महिलाओं को नरक का भय दिखाता था और इसी जादू के सहारे वह कमजोर महिलाओं को नरक के दरवाजे तक ले जाता था, ताकि मारे डर के स्त्रियां अपना सब कुछ सहज और सामान्य तरीके से पेश कर दे, समर्पित कर दे, सौंप दे। डर का साम्राज्य खड़ा करके वह सीधे साधे युवा बेरोजगारों को भी अपने चंगुल में फंसाता था। लोगों को नौकरी दिलाने या रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी परेशानियों से निजात दिलाने के नाम पर गैरकानूनी हरकतें भी करता था। खरात ने आम लोगों की मदद के लिए जो जाल बिछाया था, उसकी तमाम सेवाओं में केवल और केवल डर और पाखंड शामिल था। पर वक्त के साथ पंडित अशोक का पाखंड भी धराशायी हो गया और उसका राज खुल गया। आपको बता दें कि जिस पीड़ित महिला की शिकायत पर पंडित अशोक की कारगुजारियों का राज खुला और उसकी गिरफ्तारी हुई, वह भी एक आम घटना जैसी ही लगती है। बताते हैं कि जिस महिला ने अशोक की शिकायत दर्ज की थी, वह खुद अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सलाह लेने गई थी उसके पास, मगर वह भी उसके हवस की शिकार बनने से न रह सकी। ये महिला अशोक की हवस के घुटन में मरे जा रही थी। वह हवस के घुटन भरे जाल से निकलना चाहती थी। अशोक के हवस के जो जाल में फंसी थी, उसके घुटन भरे जाल से वो निकलना चाहती थी। काबिल गौर हो कि ये महिला साल 2022 से ही उसकी हवस का शिकार बन गई थी और पंडित अशोक ने लगातार 3 साल तक अपनी हवस का शिकार इसे बनाया था। खुद को अलौकिक शक्तियों का वाला बाबा बताकर महिला को धमकाता था और दैहिक शोषण करता था। महिला के विरोध करने पर पति की मौत और शादी टूट जाने जैसे डर भी बनाता था, और जब वो डर कर अपना समर्पण कर देती थी तो उसके साथ फिर पुनः पुनः रेप करता था। पंडित अशोक इतना शातिर बदमाश है कि जब उसकी हरकतों का राज पुलिस के सामने आने लगा तो वह पुलिस को भी अनेक मौकों पर गुमराह करते दिखाई दिया। याद रहे कि फरवरी में खरात के ही कहने पर उसके जाल में फंसी एक महिला ने पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करा दी थी, ताकि पुलिस का ध्यान भटक सके या भटकाया जा सके। पर पुलिस को उसकी सब चालबाजियां समझ में आने लगी थी। पुलिस को यह विश्वास होने लगा था कि पंडित अशोक ही शातिर है और इसी के चलते पुलिस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई थी। मगर इस मामले में महाराष्ट्र की एक तर्कवादी संस्था है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो करीब करीब 2 दशक से खरात की हरकतों पर नजरें जमाए हुए थी। खुद के ईश्वर के सीधे संपर्क होने की बात करने वाला यह सातिर वैसे तो दिसंबर माह में ही लोगों की नज़र में चढ़ने लग गया था, पर जब भेद खुलने लगे और उनका सिलसिला शुरू हुआ तो खुद पुलिस में एक शिकायत दर्ज करने चला गया कि कुछ लोग उसके अश्लील वीडियो होने का दावा करके उसके पैसे वसूलना चाहता है। मतलब एक झूठी कहानी गढ़कर ऐसा पुलिस के सामने कहने लगा। मज़ेदार बात तो यह है कि अशोक के ऑफिस में काम करने वाले लड़के नीरज जाधव ने ही नासिक के कनाडा स्थित दफ्तर में खुफिया कैमरे लगा दिए थे। नीरज जाधव ने अशोक की निगरानी का यह काम तब शुरू कर दिया था जब उसकी एक परिचित ने उसे ये बताया कि खरात मेरे साथ यौन शोषण करता है, मेरी अस्मत लूटता है, मेरी आबरू लूटता है, मेरे साथ बलात्कार करता है। और यह महिला उसकी परिचित थी, इसलिए उसने सब सारी चीज़ें उसके सामने बयां कर दी और अशोक खरात इस महिला को भी गर्भवती कर चुका था। सच पूछा जाए तो कैमरों की जो उसने जो लगाया था लड़के ने, कैमरों की निगरानी में आने के बाद से ही पंडित अशोक खरात की काली करतूतों और हरकतें एक दर एक सामने आने लगी। इसके बाद ही उसके तांत्रिक पिटारे से अपराध की कई कड़ियां
एक एक कर खुलने लगी थी। इसके बाद जब एक गवाह सामने आया तो खरात की मुश्किलें और भी बढ़ने लग गई थी। गवाह के पास खरात और उससे संबंधित 8 महिलाओं के 35 वीडियो थे जो सामने आ गए थे। इन वीडियो की पुख्ता जांच होने पर पुलिस ने खरात पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। देश छोड़कर भागने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन भी कर दिया। अब पंडित अशोक की गिरफ्तारी के साथ ही पीड़ितों के बयान भी होने लगे थे। मतलब साफ है कि एक गवाह के सामने आने के बाद से ही पंडित खरात के अपराध का किला ध्वस्त होने लगा था। बहरहाल अब आमजन में चर्चाएं इस बात को लेकर भी गर्म हो रही है कि जब अशोक अपने VIP संबंधों के राज खोलेगा तो सत्ता के गलियारों में इसका क्या असर होगा। वैसे तो अशोक की पहली शिकारी NCP महिला शाखा की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर बन चुकी है। वह महाराष्ट्र की राज्य महिला आयोग की प्रमुख थी। रूपाली जो है पंडित अशोक से संपर्क रखने वाली वही VIP है जो उसके पांव भी धोती थी। रूपाली तस्वीरों और वीडियो में पूरी श्रद्धा में डूबी नजर भी आती थी। रूपाली ने तो खरात की तुलना भगवान विठोबा तक कर दी थी। महाराष्ट्र में भगवान विठोबा का बड़ा प्रचलन है और उसकी तुलना उसने विठोबा तक कर दी थी। खैर, रूपाली तो उसके VIP संपर्कों में एक प्यादी भर मानी जाती है। इससे भी बड़े बड़े उसके संपर्क रहे हैं। विपक्षी दल तो अशोक के VIP संपर्कों में सत्ताधारी महायुति के नेताओं पर भी उंगली उठा रहा है। शिवसेना UBT की नेता सुषमा अंधारे ने तो पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के अशोक के साथ संबंधों की जांच तक की मांग कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दीपक केसरकर वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल है। चिंताजनक बात तो यह है कि अंधारे ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ भी खरात के संबंधों की बात की है, उसका भी जिक्र किया है। हालांकि इन आरोपों को लेकर नेताओं के बीच राजनीति भी तेज होने लगी है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक तरफ तो यह कहते हैं कि किसी से जान पहचान होना ही सिर्फ कोई गुनाह नहीं है। वे कहते हैं कि इसलिए किसी पर केस नहीं चलाया जा सकता है कि खरात के साथ उनकी कोई फोटो है। पर सच तो यह है कि फडणवीस के ऐसा कहने के पीछे भी एक बड़ी मजबूरी है, गहरा राज है। दरअसल खरात के साथ भाजपा के भी अनेक बड़े नेताओं के संबंध हैं और फोटो भी है। साल 2018 में भाजपा के एक मंत्री ने तो खरात के ट्रस्ट को धन तक दिया था और साल 2022 में कैबिनेट के एक बड़े मंत्री ने पंडित अशोक के मंदिर का अचानक दौरा भी किया था और उद्धव ठाकरे की सरकार ने तो तमाम नियम कायदों को दरकिनार कर अशोक को एक बांध से पानी भी दिया था। उसके जो भी परियोजनाएं होंगी उसके लिए पानी भी दिया था। हालांकि अशोक से संबंधों के मामले में सब एक दूसरे को बेकसूर बता रहे हैं अभी, पर सच तो अभी पर्दे के पीछे ही छुपा हुआ है। कह सकते हैं कि अभी तो हमाम में सब नंगे ही हैं। शायद इसी के चलते सच्चाई से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है या जानबूझकर पर्दा नहीं उठाने का प्रपंच रचा जा रहा है, वो भी राजनीतिक नेताओं द्वारा। सच जो भी होगा वो देर सवेर सामने आएगा ही, पर इस बीच CM फडणवीस अपने ही सहयोगियों पर मानसिक दबाव बनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं बचाएंगे। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर अशोक के संबंध किस किस के साथ नहीं थे। क्या सत्ता शासक, क्या विपक्ष, सब कोई हमाम में नंगे थे, सबके साथ संबंध थे और सबके संबंध पाखंड अशोक पंडित के साथ इतने गहरे थे कि वो अनैतिक काम भी उन सबसे करवाते रहता था, गैर कानूनी काम भी उनसे सबसे करवा देता था। फिर भी अभी हर कोई दूध का धुला साबित करने पर तुला हुआ है। हर नेता अपने आप को दूध का धुला बताने पे तुला हुआ है
अब देखना यह है कि वक्त के साथ साथ अशोक क्या क्या राज खोलता है, किस नेता को अपना शिकारी बनाता है, और अशोक किसी खास नेता को नंगा न कर दें। तब तक इन सफ़ेद बगलों की कारस्तानी का मज़ा लीजिए। इसके साथ ही अपनी माँ, बहन, बेटियों और बहुओं को साधु वेश में छुपे अशोक पंडित जैसे बलात्कारियों और दरिंदों से महफूज रखिए। आज भगवा वेश में, साधु वेश में, पंडित वेश में जिस अशोक की मैंने बात करी है, वो अशोक समाज में और भी कितने ही हैं जो सामने आएंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है, अपनी नारी शक्ति को महफूज रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर मैं किसी कहानी, किस्से, खबर के साथ आपके सामने मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी आपके दोस्त संजय रोकड़े को इजाज़त दीजिए। अलविदा। सब्बा खैर। धन्यवाद।